नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मच गया है। पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद नीतीश सरकार पर सिर्फ आरजेडी से ही नहीं बल्कि बीजेपी से भी सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम पटना पहुंच गई है। सुशासन राज में फिर हुआ है खून। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनन फानन में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है। जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरह की। कितनी गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है, जो देख के बॉडी को देख के जो लगता है। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की घटना पर सियासी खलबली मच गई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया, सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, ये लिखना है तेजस्वी यादव का। तो आपको बता दें कि
उन्होंने लिखा, अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दे। आपको बता दें कि इस मामले में बिहार में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पे आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। नई बात नहीं हो रही है। इस राज्य में रोज हत्याएं की दौर चल रही है, और ये मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, माने पटना में जिनका डेरा है उसका कितने दूरी पर मर्डर हुआ है आप सभी जानते हैं। लॉ और ऑर्डर का मामला खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था खत्म हो गया है, चरमरा गया है, और ये सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में बार बार आप सवाल पूछते हैं, और बार बार हम यही कहते हैं कि सरकार के इकबाल के नाम की चीज ही नहीं है। इससे पहले जो उनके डिप्टी सीएम थे, जो अब वहां से आकर के दिल्ली बैठे हुए हैं, अपराधियों से नतमस्तक होकर के, जिस राज्य के मुखिया और उप मुखिया की प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर न हो, जो गोलियों की बौछार के बीच में 2 शब्द संवेदना के 2 शब्द ये ना कह पाए जिससे अपराधियों पर लगाम लगे। और पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। डिप्टी सीएम की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर। सर, जो घटना कल रात घटी है, अपराधी लगता है बेलगाम हो गए हैं बिहार में। नहीं, निश्चित रूप से यह जो हत्या की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वयं और हमारी सरकार चिंतित है। और मैं आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और लगातार जो हमारे पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इतना निश्चिंत मानिए, मैं जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और जिस हद तक जाना होगा जाएगी। सर, लेकिन कैसे ऐसा होता है कि इतने पास में मतलब घटना घट जाती है, सीएम का आवाज है, आप लोगों का आवाज है, और घटना ऐसी घट गई है। अच्छा, कुछ बताइए कब तक गिरफ्तार हो सकते हैं अपराधियों को? कितना? सर, नागेंद्र सर भेजे थे, संगठन महामंत्री। सर, कोई कार्रवाई इस पे होगी, सिर्फ बता दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाए होंगे। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है, और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है, और मैं मानता भी हूँ कि इस संबंध में हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। अभी आदेश देंगे कि जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस तरह के घटना को हम सब स्वयं बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, खैर उनको इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। जो विपक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका आपको पता ही है कि वो बिहार के लिए कितना चिंतित है। वो कभी कभी बिहार आते हैं और इस तरह की बातें करके फिर चले जाते हैं। इससे बिहार नहीं चलता है। बिहार पूरे मजबूती से और सरकार को पकड़े जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। आश्वासन देते हैं? नहीं, आश्वासन की बात नहीं है। हम सबों ने और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है, और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। और पटना के सिटी एसपी की अगुवाई में केस की जांच शुरू हो गई है। आइए देखते हैं एडीजी जितेंद्र कुमार इस मामले पर क्या कह रहे हैं। कल की घटना के संबंध में शास्त्री नगर थाना में अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, और जिला पुलिस और साथ ही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया गया है।
अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसका अनुश्रवण क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक पटना कर रहे हैं। उनको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एफएसएल की मदद दी गई है और एसटीएफ की भी तैनाती की गई है अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी अपनी विशेषज्ञ मदद उनको जो है उपलब्ध कराई गई है। अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आई है, इस घटना में हत्या ही उद्देश्य लगता है और इसे पेशेवर अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया है। अभी तक यही बात प्रकाश में आई है। हत्या के उद्देश्यों के लिए ये मृतक छपरा जिला के रहने वाले थे, यहाँ पर पटना में एयरलाइंस व्यवसाय से जुड़े हुए थे और यहाँ पटना के ही है कई लोगों से इनके संपर्क भी थे। तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, अनुसंधान में सभी को रखा गया है और ताकि हत्या के उद्देश्य तक हम लोग जो है पहुँच सकें। क्या कोई टीम छपरा भी गई है? मैंने जैसे बताया कि विशेष टीम तैनात की गई है, तो और मैंने ये भी बताया कि अनुसंधान में जो है छपरा से संबंध को भी जो है हमने रखा है। तो सभी जगह जो है छपरा ही नहीं और अन्य स्थानों पर भी जो है हमारी टीम अनुसंधान के लिए गई हुई है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की, जहां पर तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद किसान डटे हुए हैं। आज लोहड़ी का त्योहार है, किसान यही लोहड़ी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज लोहड़ी है और लोहड़ी का पर्व जो है वो पंजाब में काफ़ी खास मायना रखता है। यहाँ पर यूँ तो लोग परिवार के साथ मनाते हैं लोहड़ी, लेकिन आज किसानों का परिवार एक किसान परिवार है और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। कुछ लोहड़ी की तैयारी भी चल रही है। कैसे आज लोहड़ी मनेगी? बस लोहड़ी, ये देखो लोहड़ी बना रहे हैं। हाँ जी, लोहड़ी में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे। जो किचन है, एक साझा किचन जिसको कहते हैं, वो चल रहा है। अब क्या इस बार का लोहड़ी थोड़ा अलग होगा? पहले तो परिवार के साथ मनाते, इस बार कैसे बनेगा? अब जो है हम लोहड़ी जो है इन्हीं बॉर्डरों पर पूरे किसान परिवार के साथ मनाएंगे। पहले इंडिविजुअल मनाते थे, आज हम इकट्ठे मनाएंगे। ये पड़ी हुई लकड़ी, हर चीज आई हुई है, तैयारी फुल फ्लैज है। तो तैयारी पूरी है। पहले परिवार होता था, यहाँ किसान परिवार है, महिलाएं हैं, हर कोई मिल करके लगातार लोहड़ी की तैयारी चल रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि आखिरकार आज की लोहड़ी कैसे अलग है और लोहड़ी से। आज की हमारी लोहड़ी किसान के साथ, किसान के बिना लोहड़ी कैसी। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये हमारा, पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ओणम करते हैं और आज हम अपने नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आने वाला हमारा 26 रिपब्लिक डे जो है वो भी नेशनल फेस्टिवल है, हमारी लोहड़ी भी नेशनल फेस्टिवल हो गई। तो आज लोहड़ी भी नेशनल फेस्टिवल हो गई और किसानों का, वाकई किसानों का अपना त्योहार है ये लोहड़ी। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके से इकट्ठे होकर के एक परिवार की तरफ सारे लोग यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन एक तैयारी है लोहड़ी को इस बार कुछ और भी तरीके से आप मनाएंगे, किसान बिलों को जला। बिल्कुल मनाएंगे। देखा हमने तो कभी लोहड़ी मनाई ना, पर अब क्या हमें मौका मिलेगा तो ये छोड़ने के ना, जितने भी ये बिल हैं इनकी जो कॉपी लिकाड़ के जाडा हो रहा घर और उन्हें जला के और तापेंगे। हमारे बुजुर्ग का पता कोई दिक्कत है या बात में भी, या बात पे मुकदमा बने हम पे क्या ये लोहड़ी ना मना सके, ये ताप ना सके, बने कोई सा मुकदमा है? आज लोहड़ी में बिल जलेगी। हाँ, बिलन की कॉपी लिकाड़वा के उन्हें जलावेंगे, ना जला में। ये भी अनूठा प्रयोग है कि जहां पर ये पूरा एक सेलिब्रेशन का त्योहार है, किसानों के सेलिब्रेशन का त्योहार है, वहां विरोध का भी एक अनूठा प्रयोग इसके साथ होगा। और अब बात अज़दुद्दीन ओवैसी की। पहले बिहार, फिर बंगाल और अब गुजरात में ओवैसी अपने पांव पसारने की तैयारी में है। स्थानीय निकाय के चुनाव के जरिए वो गुजरात की सियासत में पांव रखने की कोशिश में है और इसी कोशिश में ओवैसी की 32 फीट की पतंग चर्चा में है। इस साल की शुरुआत में जो होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो गए, क्योंकि इस बार बीटीपी के साथ गठबंधन के लेकर एआईएमआईएम जो है वो भी मैदान में आ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जमालपुर के पतंग बाजार में और पतंग जो कि गुजरात के यहाँ पे जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की जाती है और बड़ी बड़ी पतंगे अब एआईएमआईएम की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवैसी की तस्वीर वाली है सबसे बड़ी पतंग यहाँ पे लगाई गई है, उनका जो चुनाव चिन्ह भी है और ये पतंग यहाँ पे जमालपुर में है।
बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गुजरात के अंदर जब भी चुनाव होता है बीजेपी और कांग्रेस ये दो ही प्रमुख पार्टियां होती है, लेकिन इस बार ये तीसरी जो पार्टी आई है उसकी वजह से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। एक और जहां आम आदमी पार्टी भी तीसरे मोर्चे को लेकर चुनाव में उतरने वाली है, तो वही AIMIM भी चुनाव में उतर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो पतंग है वो पतंग भी बाजार में आ चुकी है और पतंग पे लिखा है वेलकम गुजरात 2021 कर हर मैदान फतेह। ये गुजरात के अंदर हर मैदान को फतेह करने के लिए इस तरीके की जो पतंग बाजार है, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने इस बार पतंग इतनी ज्यादा, और वो भी ओवैसी की पार्टी, क्योंकि पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। सबसे ज़्यादा ओवैसी की पतंग यहाँ पर बिक रही है और बनाई है हमने, और इसलिए बनाई है कि उनका चुनाव चिन्ही पतंग है और उनकी अगर पार्टी विपक्ष में आती है तो इस पतंग बाजार के लिए कुछ बहाली लाएगी, कुछ नई योजनाएं लाएगी ताकि हर व्यापारी को कुछ लाभ मिले। आपको लगता है कि और आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सामा जिले में BSF ने इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे एक सुरंग का पता लगाया है। आतंकी घुसपैठ के इस्तेमाल के लिए ये सुरंग बनाने का शक जताया जा रहा है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक सुरंग का पता लगाया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान से इस ओर आने के लिए, सीमा पार करने के लिए, घुसपैठ करने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल कर सकते होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन अभी की जा रही है। क्या इससे पहले आतंकी इस सुरंग का इस्तेमाल कर चुके हैं? अगर किया है तो कितने आतंकी इससे आ चुके हैं? तमाम तरह की अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो बड़ी खबर, BSF को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एक सुरंग का, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग का पता चला है। और श्रीनगर में आज 9 साल का सबसे ठंडा दिन है। श्रीनगर में तापमान -7.8 डिग्री दर्ज किया गया है। भयंकर ठंड में डल लेक पूरी तरह से जम गया है। तस्वीरें देखिए इस डल लेक को, शिकारा देखिए, जो कि शिकारा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ आपको हमेशा नजर आता होगा, जिसपे सैलानी बैठे रहते थे। लेकिन डल लेक पूरी तरह से जम चुका है, इसीलिए जो चीजें देखिए, शिकारा जो जहां पर था वो वहीं पर एज इट इज पूरी तरह से वो जम चुका है, क्योंकि जबरदस्त बर्फबारी यहां पर हो रही है। और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन और भी बताए जा रहे हैं, इन इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होगी। पूरा का पूरा डल झील जमा हुआ है और तापमान में गिरावट जारी है। कश्मीर में 9 साल बाद एक बार फिर तापमान उस हद तक लुढ़क चुका है जहां पर श्रीनगर का प्रसिद्ध डल झील जमने लगा है। दरअसल पूरी तरह से ये झील बीती रात जम चुका है, क्योंकि तापमान -7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले 13 जनवरी 2012 को रिकॉर्ड हुआ था। 9 साल बाद कश्मीर में इस तरह का तापमान खासतौर से श्रीनगर शहर में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके कारण डल झील जो है दोबारा पूरी तरह से जमने लगी है। हम इस वक्त डल झील के भीतर खड़े हैं। यहाँ पर कोई शिकारा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि मोटी परत जो है पानी की वो जम चुकी है और उस बीच शिकारों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। दरअसल अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको, डल झील में ये शिकारा अटका पड़ा है बर्फ में। इतनी मोटी परत बर्फ की है जिस पर चला भी जा सकता है, इसको तोड़ना भी अब मुश्किल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप कितनी मोटी परत जो है डल झील के पानी में अब बन गई है। और अगर आने वाले दिनों में तापमान का हाल इसी तरह रहा तो शायद एक बार जिस अंदाज से 1991 में डल झील पर क्रिकेट खेली गई थी, कहीं ना कहीं वैसे हालात बने। मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया था जब लगातार कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई थी कि आने वाले दिनों में जो ही आसमान खुलेगा, रात का तापमान और लुढ़केगा और उससे डल झील जो है वो जमने लगेगी। और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही लग रहा है कि तापमान में फिलहाल कोई बेहतरी नहीं होगी। रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।